हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय फर्स्ट वीडियो ऑफ चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएलएम की। तो एनएलएम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको एकदम अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। आपको बस एक चीज़ करनी है कि आपको मैं जो बताऊंगा वो चीज़ें वैसे याद रखनी है। एक बार बिना देखे सारी चीज़ें लिखनी है और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनएलएम में सबसे पहले हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे एनएलएम में 3 जो हमारे लॉ है वो लॉ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनएलएम का अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ डायरेक्ट हमें नॉर्मली याद रखना। फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उसके हिसाब से क्या होता है? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बाकी किसी भी चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता। हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। अगर इनर्शिया के बारे में कोई भी बात करे तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बाकी किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इस पर क्वेश्चन आता है। ये सब में जो पॉइंट बता रहा हूँ सब क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। और फर्स्ट लॉ से ही हमें क्या पता चलता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये भी हमें फर्स्ट लॉ ही बताता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बाद में सेकंड लॉ भी हमें अब बाद ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताते हैं। वैसे सेकंड लॉ क्या बताता है? फोर्स का वैल्यू। और थर्ड लॉ क्या होता है वो आगे हम वैसे वैसे देखते रहेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? पहला पॉइंट इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी हमें इसी चीज़ पता चलता है। और फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, ये भी हमें फर्स्ट लॉ से ही पता चलता है। मतलब हमें क्वेश्चन कैसे आएगा? फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स कौन से लॉ से पता चलता है? तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये नीट का PYQ है। ठीक है, जो मैं बताऊँ सब PYQ या फिर क्वेश्चन होंगे। तो इनर्शिया डायरेक्ट प्रश्न मास। तो इनर्शिया क्या होता है? सबसे पहले का इनर्शिया का मतलब क्या होता है? जो भी एक समझ लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है, दो कंडीशन हो सकती है। एक तो ये रेस्ट में होगा या तो क्या होगा? मोशन में होगा। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और जो मोशन में हो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, अनटिल अनलेस को एक्सटर्नल फोर्सेस पे एक्ट नहीं करता। तो ये होता है इनर्शिया। तो हमने एनएलएम का फर्स्ट लॉ में क्या क्या देखा? इनर्शिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास। दूसरा क्या देखा? वो वेलोसिटी का इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, बाकी किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। हमें फर्स्ट लॉ से क्या पता चलता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स हमें कौन से लॉ से पता चलता है? फर्स्ट लॉ से। ये कुछ चीज़ें हमने देखी फर्स्ट लॉ के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड लॉ। जो सेकंड लॉ होता है वो आप मैंने जैसे आपको बताया, फर्स्ट लॉ क्या बताया? फोर्स का डेफिनेशन बताता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? वैल्यू बताता है। मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स, कि हमने कितना फोर्स लगाया वो हमें पता चलता है सेकंड लॉ से। तो फोर्स का एफ एक्सटर्नल का जो अगर हमें कोई पूछे न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, और ऑप्शन में हो एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, मतलब पी क्या होता है? यहाँ पे मोमेंटम होता है। तो हमें यहाँ पे टिक करके आना है डी पी वेक्टर बाई डी टी। ये होगा स्टैंडर्ड जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये होता है। कोई भी वहाँ जाके एफ इक्वल टू एम ए करके नहीं आएगा। अगर हमें सेकंड लॉ पूछा तो हमें क्या करना है? ये करना है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, क्योंकि इससे ही आगे डेराइव होकर ये आता है। वो कैसे आता है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्सटर्नल इक्वल टू, जैसे मैंने बोला, डी पी बाई डी टी। पी मतलब क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो एफ इंटू डी। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका एफ एक्सटर्नल का एम इंटू वी, इसका क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारा डिफ्रेंसिएशन का मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ है उसके हिसाब से अगर हम जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक को कांस्टेंट रखेंगे, एम को कांस्टेंट रखा, डी वेक्टर बाई डी टी, प्लस उसके बाद हम किसको कांस्टेंट रखेंगे? वी को कांस्टेंट रखेंगे, तो डी एम बाई डी टी। ठीक है, तो अब हमारा जो एनएलएम है उसके 90% ऑफ केसेस में, 90% ऑफ केसेस में हम क्या करेंगे? मास को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, मास को कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो। और तो फिर इसका मतलब एफ एक्सटर्नल कितना आ जाएगा? एम इंटू डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी मतलब क्या होगा? एक्सलरेशन होगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सलरेशन। एफ एक्सटर्नल का वैल्यू क्या आएगा? एम इंटू ए। इसलिए हम जो नॉर्मली फार्मूला देखते हैं वो क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए, मगर ये एक्यूरेट फार्मूला नहीं है। सबसे सही फार्मूला कौन सा होगा? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर हमें क्वेश्चन में आए तो हम क्या करेंगे? ये टिक करेंगे, ये टिक नहीं करेंगे। ठीक है, जनरल जैसे मैंने आपको बताया 90% केसेस में मास क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। तो अभी इसी फार्मूला से अलग अलग केस आते हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अब जैसे मैंने बोला जे सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम कहा थे एफ एक्सटर्नल तक। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि हमें देखना है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया आपको, एम इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? एम इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो उसके बाद इसका एक और फॉर्मूला जो हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। तो इम्पल्स के ये फॉर्मूले होते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इम्पल्स का मतलब क्या होता है? जो लार्जर फोर्स फॉर शॉर्टर टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? इम्पल्स। मतलब
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए, 0.001 सेकंड के लिए जो ज़्यादा फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। इसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम या फिर एम इंटू डेल्टा वी वेक्टर और एम इंटू वी माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हम इम्पल्स का, अब जैसे कि यहाँ पे चेंज इन, यहाँ पे जैसे कि ये है अपना चेंज इन मोमेंटम, तो हमें फोर्स को इम्पल्स से ये करना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या हो, जैसे मैंने आपको बताया डी पी बाई डी टी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एम इंटू डी वी बाई डी टी, मतलब ये कैसे लिखेंगे, एम इंटू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर बाई टी। ये सब डिफरेंस हो जो करके ऐसे फॉर्मूला आते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी माइनस यू क्या था, आई बाई टी। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, ये हमें यूज़ करना होते हैं क्वेश्चंस में, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से हमें अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए जो हमारे, मैंने कैसे आपको बोला, ये सबसे बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इससे ही सारे में फॉर्मूले दे रहे होंगे। अब हमने इससे इतने सारे फॉर्मूले दे, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। अगर मैं इस डी टी को यहाँ ले जाऊँ तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी वेक्टर। अब मैं दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर दूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डी टी इज इक्वल टू क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू टी। इसका ही आंसर क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे फोर्स इंटू टाइम का, नहीं हाँ सही 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 है, फोर्स इंटू टाइम का, हम फोर्स इंटू टाइम का इंटीग्रेशन करते हैं और वो चेंज इन मोमेंटम में क्या होता है, इम्पल्स होता है। ठीक है, तो अब ये हमने इंटीग्रेशन क्यों किया, डिफरेंशिएशन क्यों किया, क्योंकि हमारे इसी चीज़ पे फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, अपने ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें ग्राफ मिला, किसका, एफ टी ग्राफ मिला। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ आया एफ और टी का, और उधर ग्राफ में कुछ दिया, ऐसा कुछ भी पैटर्न बना होगा, कोई भी अपना एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियस, कुछ भी बना होता है, और हमें क्या पूछा, चेंज इन मोमेंटम बताओ इस T1 से T2 तक। ठीक है, मान लीजिए ये T1 है, ये मान लीजिए T2 है, इसे हमें पूछेंगे चेंज इन मोमेंटम बताओ, इम्पल्स बताओ। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, मतलब क्या करेंगे, एरिया, जब भी इंटीग्रेशन आए तो एरिया निकालना, जब भी डिफ्रेंसिएशन आए तो स्लोप निकालना, ये हमें करना होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़े, एरिया निकालेंगे, एफ टी, यहाँ पे भी जो भी एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, मतलब ये क्या होगा, इम्पल्स होगा। अब दूसरा केस हम कैसे देख सकते हैं, अब दूसरा केस हम कैसे देख सकते हैं, मान लीजिए दूसरा ग्राफ है और इसमें भी हमें क्या पूछ लिया इन्होंने, इस बार ग्राफ अलग है, किसका है, वो अपना मोमेंटम का है और टाइम का है। अभी जैसे मैंने आपको बताया फोर्स क्या होता है, डी पी बाई डी टी। तो डी पी बाई, जब भी डिफ्रेंसिएशन, आप हमारा मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन होता है तो हम एरिया निकालते हैं, और डिफ्रेंसिएशन होता है तो हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो हमारा डी पी बाई डी टी क्या होता है, फोर्स। तो पी टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, पीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, पीटी ग्राफ का स्लोप हमें देगा फोर्स। एफ एक्सटर्नल हमें मिलेगा किससे, स्लोप से। स्लोप का मतलब भी क्या होता है, टैन थीटा। ठीक है, ये जो थीटा होगा वो हम निकल, इससे हमें क्या मिलेगा, उसका स्लोप मिलेगा, मतलब फोर्स मिलेगा। तो ये दो ग्राफ देखना था, ये दो ग्राफ अब हमने जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन बेसिक अपना जो चैप्टर था, जिन्होंने वो पढ़ा, तो उनसे हम अगर रिलेट करें तो जैसे कि अपना ए टी ग्राफ था, ए टी ग्राफ था। अब ए टी ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी ए डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी निकालें तो हमें क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका ही मतलब क्या होता, वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो इसका ही मतलब ये और ये सेम सेम है ना, मतलब कंपेयर रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ए टी ग्राफ आया तो उसका इंटीग्रेशन करके हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर फोर्स, जैसे हमने देखा फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम इंटू ए, वो हमें डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि हमें एक्सेलरेशन बताओ ग्राफ का। वो क्या करेंगे, एनएलएम से उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक्सेलरेशन निकालेंगे और मास दे देंगे, तो हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए, अगर मैं ये ग्राफ 80 दिया है तो उससे मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, बाद में मास दे तो फोर्स निकाल सकता हूँ। ऐसे सब कनेक्ट करना होता है। वैसे ही 80 हो गया, वैसे ही वी टी ग्राफ होगा। वी टी मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इसका मतलब अगर 80 वी टी ग्राफ आया तो उसका स्लोप निकालूंगा तो हमें क्या मिलेगा, आप बताओ, वी टी का स्लोप क्या देगा, वी टी का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो इसका जो स्लोप है ये क्या होगा, टैन थीटा, और टैन थीटा मतलब क्या होगा, अपना क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ये हमने ग्राफ का बेसिक देखा। अब इसके बाद अलग अलग मोमेंटम पे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड लॉ न्यूटन का हम लास्ट में देखेंगे। मोमेंटम पे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, अब हमें वो देखना है। ठीक है, जैसे कि कुछ केसेस होते हैं वो बताऊंगा। अब जो दीवार पे बॉल फेंकने वाला केस तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखे होंगे, PYQ में भी देखे होंगे। अब उसमें 4 केस बनते हैं। मान लीजिए नॉर्मल एक एम मास का बॉल है, वी वेलोसिटी हमने फेंका, वो उधर गया और इधर से लुढ़क गया, मतलब वापस नहीं आया।
एम वी से फेंका था और वैसे गिर गया। तो हमें क्या पूछेंगे यहाँ पे, फोर्स पूछेंगे। तो फोर्स पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम। इसमें हम मोमेंटम का चेंज करेंगे तो उसका आंसर आता है माइनस एम वी बाई टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनल, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो वी माइनस जीरो करेंगे ना, तो इसलिए माइनस एम वी बाई टी आता है। ठीक है, और वो डायरेक्शन की वजह से माइनस है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या, फिर से दीवार है, फिर से मास का बॉल है, वी वेलोसिटी से फेंका, वो गया और इक्वल वेलोसिटी वी से ही वापस आया, वी से ही वापस आया। तो यहाँ पे हमें पूछेंगे फोर्स क्या है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फोर्स क्या आएगा, माइनस टू एम वी बाई टी। ये जब आप नॉर्मली अपने डायरेक्शन को कंसीडर करके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। मैं आपको बाद में उसका डेरिवेशन भी चाहिए तो आज नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अब ये दो केस देखा, अभी तीसरा केस। ये वाला ज़्यादा नीट के पीवाई में आपने देखा होगा बहुत बार। ये होगा थीटा, ये भी होगा थीटा। ठीक है, ये दूसरा, ये इसमें क्या होगा, थीटा यहाँ से देंगे और यहाँ से देंगे और क्या करेंगे हम, यहाँ से बॉल फेंकेंगे, ये अपना बॉल वी वेलोसिटी से फेंकेंगे और यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, बॉल फेंकेंगे वी वेलोसिटी से। ठीक है, ठीक है, मगर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों केस में डिफरेंस क्या है, वी से फेंका वी से आया, वी से फेंका वी से आया, मुझे दोनों केस में डिफरेंस क्या है तो बता सकता है? यहाँ पे हमने थीटा कहाँ से लिया, यहाँ से नॉर्मल से, और यहाँ पे थीटा क्या ले, दीवार से। ये इस पे ध्यान देना है, सब सारा गेम इसका है। ये फोर्थ केस है। तो यहाँ पे अगर हमें पूछा फोर्स क्या है तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम वो दिया होगा, और टाइम क्या होगा, कांटेक्ट का टाइम होगा। तो ये इसका फॉर्मूला आता है। अभी जैसे कि अब ये कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी वी है तो इस यहाँ पे उसका कंपोनेंट क्या आएगा, वी कॉस थीटा। जहाँ पे एंगल होता है उसके पास में ही होता है वी कॉस थीटा, और जो दूर होता है उसमें होता है साइन थीटा। तो ये आएगा वी कॉस थीटा, ये आएगा वी कॉस थीटा। ये दोनों ऐसे ऐसे जा रहे तो ऐड हो जाएंगे। और इसका क्या होगा, वी साइन थीटा। वी साइन थीटा ऐसे आएगा तो ये नीचे जा रहा है, और ये वी साइन थीटा ऐसे आएगा और नीचे जाएगा। ठीक है, ये वाला ऐसे और ऐसे, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसका फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस टू एम वी कॉस थीटा बाई टी। ये हमें याद रखना है। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस टू एम वी साइन थीटा बाई टी। कैसे याद रखेंगे, थीटा नॉर्मल, जिस जहाँ पे नॉर्मल के पास होगा तो थीटा का कॉस थीटा आएगा, तो जब भी नॉर्मल के पास में होगा तो कॉस थीटा। से डायरेक्ट याद रखो, टाइम बचेगा, हमें टाइम बचाना होता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमने दो केस देखे। अब उसके बाद हमें देखना है कुछ टेंशन वाले प्रॉब्लम, जो सब स्टैंडर्ड टेंशन वाले टेंशन निकालना होता है, वो बेसिक बेसिक देखना है हमें। सबसे पहले मान लीजिए अब एक अपना दीवार है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है एम मास का, तो इसका टेंशन नॉर्मली बच्चा भी बता देगा, टेंशन क्या होगा, एम जी होगा। ठीक है, अब ये दूसरा केस लेंगे। दूसरा केस लेंगे, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, M1 M2 M3। अब यहाँ पे हमें पूछेंगे T1 T2 T3। अभी अलग अलग हमें टेंशन बताएंगे, तो टेंशन में एकदम बेसिक से बताऊंगा और लास्ट में हम एडवांस तक भी जाएंगे। तो सबसे पहले हमें T1 पूछा, तो T1 पूछा तो हमें इस केस में हमें बस एक चीज़ याद रखनी है, जो भी टेंशन पूछे नीचे क्या है हमें वो देखना है। टेंशन पूछे, नॉर्मल रिएक्शन पूछे, हमें हमेशा क्या देखना है, नीचे क्या है। मेरे साथ बोलो, नीचे क्या है वो देखेंगे। टेंशन पूछो, नॉर्मल पूछो, हम नीचे क्या है वो देखेंगे। अभी T1 है तो T1 के नीचे क्या क्या है, M1 है, M2 M3 है, M3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। क्योंकि अगर हम सोचने की कोशिश भी करें, यह स्ट्रिंग पे इसका भी वेट है, इसका भी वेट है, इसका भी वेट है, इससे इसमें सबसे ज़्यादा टेंशन आएगा, तो सबसे ज़्यादा आएगा तो ऐड हो जाएगा। इसे नॉर्मली अपना कॉमन सेंस यूज़ कर भी हम बोल सकते हैं। अब ये T2 है, इसके नीचे क्या क्या है, M2 M3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, M2 प्लस M3 इंटू जी। अब इसके नीचे क्या है, सिर्फ M3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, M3 इंटू जी। ऐसे हमें टेंशन निकालना होता है, बेसिक आपको बता दें। अब मैंने आपको अभी कैसा क्या बताया कि टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन क्या देखेंगे हम, नीचे क्या है। अब जैसे कि अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, ये आ गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन वाला केस, M1 M2 M3। यहाँ पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन 1, यहाँ पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन 2, यहाँ पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन 3। ठीक है, ये अपना ये है सरफेस है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन 1। अब इसके नीचे क्या क्या है, गलत बोला, नहीं सही बोला, हाँ इसमें गलत बोला मैंने। जो हमने बोला था जो हमने टेंशन बोला था, टेंशन में क्या करते हैं, नीचे क्या है हम वो देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन में उल्टा करना होता है, नॉर्मल रिएक्शन में ऊपर क्या है वो देखना है। टेंशन में क्या देखेंगे, नीचे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन में क्या देखेंगे, ऊपर क्या है। अब इसके ऊपर क्या है, M1 है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा M1G। अब इसके ऊपर क्या है, M2 के, M1 भी है M2 भी है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, M1 प्लस M2 इंटू जी। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने आपको गलत बताया। हमें टेंशन में क्या करना होता है, नीचे क्या है देखना होता है, और नॉर्मल रिएक्शन में क्या देखना होता है, ऊपर क्या होता है, उल्टा होता है दोनों का। और जो नॉर्मल रिएक्शन 3 होगा, M1 M2 और M3 का ऐड होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। ये हो गया थर्ड का। ठीक है, अपने आप बेसिक देखा नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन कैसे निकालते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमें कुछ स्टैंडर्ड केस देखने हैं जिसका हमें कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, या फिर डायरेक्ट वही उसी फार्मूला यूज़ करके बस वैल्यू देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू डाल के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम, हमें टाइम सेव करना होता है। वो कुछ केसेस देखते हैं जिसमें हमें क्या पूछते हैं, टेंशन पूछते हैं और एक्सेलरेशन। सबसे पहले मैं आपको बेसिक एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ जब भी पुली वाला केस आता है, कुछ भी केस आता है। अभी हम पुली वाले 1 2 3 केस देखने वाले हैं, तो पुली वाले केस में जब भी हमें एक्सेलरेशन पूछे तो हम क्या बोलेंगे, भगाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइडेड बाय मास। भगाने वाला माइनस रोकने वाला बाय मास। अभी भगाने वाला मतलब ये क्या होगा, फोर्स होगा, भगाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन मास। भगाने वाला जो इसका वेट ज़्यादा होगा उस साइड जाएगा ना, तो भगाने वाले का वैल्यू जनरल ज़्यादा होगा, इसे आ जाएगा भगाने वाला माइनस रोकने वाला बाय मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंशन का स्टैंडर्ड फार्मूला, एकदम स्टैंडर्ड एकदम नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन अपना। एक पुल है, उसको 2 ब्लॉक्स लगे, एक है M1 का, एक है M2 का। अब मान ले हमें यहाँ पे कंसिडर क्या करना है, M2 क्या है, ज़्यादा है M1 से। अगर हमें एक्सप्रेशन पूछा जैसे कि हमने बताया M2 ज़्यादा है तो पुली क्या इस साइड से ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो मैंने जैसे आपको फॉर्मूला बताया, तो भगाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बाय मास। यहाँ पे भगा कौन रहा है, M2, जिसका क्या आएगा एक्सप्रेशन M2G, माइनस रोकने वाला क्या है M1 इंटू जी, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना आएगा M1 प्लस M2। ये मास नहीं मतलब टोटल मास होता है। ठीक है, तो ये आएगा अपना एक्सप्रेशन। अभी इसी केस में हमें एक्सप्रेशन देखा, इसी केस में हमें टेंशन देखना है। अभी जो था मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये मान लीजिए अपना पुली है, यहाँ पे है M1, यहाँ पे था M2। ठीक है, अभी हमने एक्सप्रेशन क्या निकाला था, M2 माइनस M1 जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। जी कॉमन ले लिया, आई होप आपको समझा होगा। अब हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए क्या होता है, हमें डायरेक्ट याद रखना है उसका डेरिवेशन होता है। अगर पेपर में टाइम बचा नहीं, अभी डेरिवेशन करने का समय नहीं बचा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हम लिखेंगे, 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा टेंशन का। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, ये टेंशन का फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन होता है, मैं आपको बता सकता हूँ, अपना एपीडी बना के हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट केस होगा, नेक्स्ट केस में क्या करेंगे हम, ऐसे अपने एक कोना होगा, वहाँ पे एक ब्लॉक होगा, यहाँ पे पुली होगी, ये ब्लॉक इसको कनेक्ट है, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक, ये M2 मान लीजिए, ये M1 मान लीजिए। फिर से एक्सलेशन निकालना है, फिर से भगाने वाला कौन है, M2G। यहाँ पे रोकने वाला कोई है क्या, जी इधर आ रहे नॉर्मल एक्शन से कैंसिल हो जाएगा, रोकने वाला कोई है क्या, नहीं है, माइनस 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास क्या आएगा, M1 प्लस M2। तो ये आएगा एक्सलेशन। इसे टेंशन निकालना है, तो यहाँ पे क्या था, 2 था 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गायब हो जाएगा, M1। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। देखो आपको समझा होगा। लास्ट केस, ये जो लास्ट केस अगर आपको लास्ट केस का भी अगर अपने फॉर्मूला याद रखा तो उसी से ये दोनों भी फॉर्मूला आ जाती है टेंशन के। लास्ट केस का फॉर्मूला मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब लास्ट केस क्या होगा, अपना ये ट्रायंगल शेप अपना होगा, तो यहाँ पे होगी पुली, यहाँ से एक ब्लॉक जाएगा, यहाँ से एक ब्लॉक जाएगा। ठीक है, ये होगा M2, ये होगा M1। फिर से हम वही कंसिडर करेंगे, मैंने आपको बोला था M2 ये होगा M1 से। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा आप बताएंगे मुझे। अभी मान लीजिए θ1 है, θ2 है ना, इससे 2, यहाँ पे θ1 है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, भगाने वाला। अभी अपना बेसिक जब भी किसी भी ऐसे स्लोप पे मास होता है तो उसका एक्सप्रेशन कितना आता है, वो है अपना एक्सप्रेशन क्या, फोर्स कितना लगता है वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, mg sin थीटा होता है, ये मास होगा, अगर वो ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली फोर्स कितना लगता है, mg sin थीटा, ग्रेविटी की वजह से। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे भगाने वाला क्या होगा, m2g sin θ2 माइनस m1g sin θ1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, m1 प्लस m2। ये आ गया एक्सप्रेशन, भगाने वाला माइनस रोकने वाला बाय टोटल मास। ठीक है, ये बेसिक वाला आपको आपने पढ़ा होगा, मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए। इसे नॉर्मली ब्लॉक रखा होता है तो उसमें फोर्स लगता है mg sin थीटा। ठीक है, अभी एक्सप्रेशन, अब हमें टेंशन, अभी मैंने आपको बताया अगर आपने ये टेंशन याद रखा तो इसकी वजह से आप ये वाला भी और ये वाला भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, फिर से हम लिखेंगे m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे लिखेंगे sin θ1 प्लस sin θ2। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं θ1 और θ2 आ गया, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों भी एंगल क्या होंगे 90, तो 90 होंगे sin 90 1, तो 1 प्लस 1 2 आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे एक का 90 है और एक का 0 है, तो 90 होगा तो sin 90 होगा 1 प्लस, और एक का 0 है तो 0, 1 प्लस 0 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 आया, इसलिए यहाँ पे m1 प्लस m2 डिवाइडेड m प्लस m2 जी आया। और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, इससे आपको आई होप आपको समझा होगा। तो और इसके बाद एक केस आता है, ये भी क्वेश्चन में सब आपको ये जो क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट वैल्यू देंगे, आपको डायरेक्ट डालना है, डायरेक्ट जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर, डायरेक्ट आंसर निकालना है।
और एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है M1 मास है, M2 है, F4 से यहाँ पे जा रहा है, तो हमें यहाँ का टेंशन पूछते हैं। इसका एक ट्रिक होता है, वो आपको नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, ये ट्रिक कैसे जल्दी से कैसे निकाल सकते हो, वरना हम FBD से भी सॉल्व करते हैं। और FBD का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, वो भी मैं आपको बताऊंगा एक केस में नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट में ये कैसे सॉल्व करना है बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा फास्ट कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर और एक केस आता है, ये सब पुली वाला कुछ भी इधर आएगा, एक दो पुली लगा देंगे, एक दो पुली मतलब पुली का जाला होगा, यहाँ पे पुली, यहाँ पे पुली, ऐसे सब पुली करेंगे, और फिर यहाँ पे दूसरा ब्लॉक होगा, या फिर ऐसे दो तीन ब्लॉक ऐसे होंगे, और फिर एम कुछ तो एम होगा, M2 होगा, M1 होगा, ऐसा कुछ तो होगा। और मान लीजिए यहाँ पे टेंशन T आया, ठीक है, और ऐसा M1 ये सब कर करके यहाँ पे मतलब मैंने पुली का ये होगा, तो यहाँ पे NT आया, मतलब ब्लॉक से बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये T आया, NT आया, अब ये T आया, ये नीचे जा रहा है, इसका वेट ज़्यादा है ना, तो टेंशन ज़्यादा है ऐसा। तो अगर ये एक्सलेशन A से नीचे आ रहा है, तो इसका एक्सलेशन क्या होगा, अगर ये T है और ये NT है, NT मतलब मल्टीप्लाई बाय, अगर ये T है, ये 2T है, हाँ, अगर इसका एक्सलेशन A है, तो इसका ये आप इनको कंसिडर कर, आपको समझने के लिए इनको कंसिडर 2 है, अगर ये 2 है तो 2T अगर इसका टेंशन है और एक्सलेशन A है, तो इसका एक्सलेशन क्या होगा, इसका एक्सलेशन होगा 2A होगा, A डैश मान लेते हैं, इसका एक्सलेशन क्या होगा 2A होगा। क्यों, क्योंकि टी इसका टेंशन T है, इसका टेंशन NT है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, और इसका एक्सटेंशन A है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, N टाइम्स ऑफ A होगा, A डैश। आपको शायद समझा नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँ, तब आपको शायद अच्छे से समझेगा। फिर भी एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, पुली का जाला होता है, एक दो पुली लगा देते हैं, यहाँ का टेंशन दे देते हैं, मान लेते हैं इसका टेंशन T है और इसका टेंशन NT है, N टाइम्स ऑफ T है, मतलब यहाँ पर T इसका वेट ज़्यादा है तो इसका टेंशन ज़्यादा आएगा, ठीक है, NT है, और इसका एक्सटेंशन दे दिया हमें, और इसका एक्सटेंशन पूछ लिया। अगर ये अब मैंने एग्जांपल क्या बोला था, इनको मान लीजिए 2, इसका टेंशन 2T है, इसका वहाँ से M1 M2 है, ठीक है, 2T है, और इसका एक्सलेशन हमें A दिया, ए को भी, ए का भी वैल्यू मान लेते हैं, इसका भी मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ठीक है। हमें बोला इसका टेंशन 2T है और एक्सलेशन 3 है, और हमें इसका एक्सलेशन पूछा, ठीक है, तो इसका एक्सलेशन क्या आएगा, N टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स ऑफ इसका A, 2 टाइम्स ऑफ A। तो ये यहाँ पे A का वैल्यू मैंने अभी आपको क्या बोला, 3 इंटू 2 6, ऐसे नॉर्मल। आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, वेरिएबल मास के भी कुछ केस क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बोला था, टेंशन बोले तो हम क्या करेंगे, नीचे क्या है वो देखना है। अभी हमें अगर इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे, इस पॉइंट पे हमें टेंशन बताओ, ये एक मास M मास का है, L लेंथ का है, एक रो पे वेरिएबल मास का, ठीक है, L है, इसका लेंथ L है और मास M है, और हमें क्या पूछा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से कितना है, x है मान लीजिए, सॉरी, मान लीजिए इसका यहाँ से डिस्टेंस है x, और हमें क्या पूछेंगे, फिर यहाँ पे वो पूछेंगे यहाँ पे टेंशन बताओ। तो टेंशन कैसे बताएंगे हम, टेंशन क्या होता है, मैंने जैसे आपको बेसिकली नॉर्मल वाला क्या बोला था, ये ब्लॉक है M है, तो यहाँ पे टेंशन कितना आता है, तो हमने मैंने आपको बोला था mg बोला था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे यहाँ पे भी mg ही करना है हमें, मगर यहाँ पे mg नीचे क्या है ये, तो इसका m और इसका M और G करना है। अब इसका M कैसे निकाले, वो सारा गेम है। तो जनरली हमें क्या करना होता है, M पर L, मतलब मतलब अगर पूरे रोक का मास M है तो एक यूनिट के लिए कितना मास, वो M/L करेंगे हम, हर बार M/L आएगा इनटू ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना, इतना, इसका कितना लेंथ है, M/L इंटू x इंटू जी, ये आएगा अपना आंसर। और यही मान लीजिए अगर ये x हमें यहाँ दिया होता है, यहाँ से x डिस्टेंस है, तो हम टेंशन कैसे निकालते, T इज इक्वल टू M/L। अब हमें ये x दिया, मगर हमें ये वाला लेंथ चाहिए, तो टोटल क्या है L में से x गया, कितना बचा ये, तो L माइनस एक्स, इसके मान लेते डैश मान लेते, क्या x डैश मान लेते, x डैश क्या आएगा, L माइनस एक्स, कैसे, ये x और x डैश, x प्लस x डैश क्या आएगा L, तो इसका मतलब L क्या आएगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, x प्लस x डैश क्या आएगा L। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, x डैश निकालना है, क्योंकि जो लटका हुआ है हमें वो मास देखना होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, जो नीचे का है वो देखना होता है, ठीक है। और वही सेकंड के सम अगर देखें, ऐसे वेरिएबल मास का रो पे और ऐसे लिखा है, और नॉर्मल रिएक्शन में आपको क्या बोला था, ऊपर कितना है देखना है, ठीक है। और हमें यहाँ इस पॉइंट पे पूछा, तो यहाँ पे हम ऊपर कितना है देखेंगे, ऊपर मान लीजिए अगर x है तो डायरेक्ट x बोला तो t क्या आएगा, जैसे हमने बोला हर बार की तरह M/L के एक यूनिट जो होता है वो लिखेंगे। फिर यहाँ से यहाँ पे क्या इतना ऊपर क्या है देखना, जिससे आपको बोला था यहाँ पे क्या है नीचे कितना देखना है, और नॉर्मल रिएक्शन में क्या देखना होता है, ऊपर कितना है वो देखना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, M/L इंटू ये आएगा x इंटू जी। अब यही डायरेक्ट हमें x नहीं दे, हमें परेशान करने के लिए क्या करेंगे, वो यहाँ का दे देंगे x, तो हम यहाँ को एक डैश मान ले, तो फिर से उसी तरह इसका भी आंसर क्या आएगा, M/L
अब हमें क्या चाहिए, एक्स डैश, टोटल है एल, एल में से एक्स गया, क्या बचा एक्स डैश, तो एल माइनस एक्स इंटू जी। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अगर वेरिएबल मास का ऊपर लटकाया नीचे रखा, तो ऊपर लटकाया तो नीचे क्या है वो देखेंगे, और उसके यूनिट यूनिट का जो आतना सारा खेल क्या है, मास निकालने का, बाकी तो हमें पता है। तो नीचे लटका हुआ मास निकाल, तो यूनिट का मास लेंगे एम बाई एल, और इसका डिस्टेंस निकालना, ये इसका लेंथ निकाला है, वो कैसे निकालना देखें, डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं दिया तो माइनस करके निकालेंगे, ऐसे सॉल्व होते हैं, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद सबसे फेमस ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वेश्चन जो हमें दिखते हैं एनएलएम का, नेट में एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये दो भी आ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमें दिखता है मतलब आसान, मतलब जेई में भी दिखता है, नेट में भी दिखता है, वो क्वेश्चन होता है लिफ्ट का, मंकी का। उन दोनों के स्टैंडर्ड आंसर सेम ही आते हैं। मतलब मान लीजिए ये एक लिफ्ट है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है और वो वेइंग मशीन में रखा है, ठीक है, और तो हमें वेइंग मशीन का रीडिंग पूछ लेते हैं, ए एक्सलेशन से जा रहा है। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है, अगर कोई भी लिफ्ट है और वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, कहीं भी जाओ, और वेलोसिटी अगर वो कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट बोल दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज कांस्टेंट है मतलब इनिशियल फाइनल सेम होगा, चेंज v माइनस वी बाई टी, इनिशियल फाइनल सेम होगा, तो ये जीरो आ गया, जीरो बाई टी क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो टेंशन, टेंशन मतलब क्या, फोर्स का ही टाइप होता है ना, टेंशन भी मतलब फोर्स बाई लेंथ होता है टेंशन। तो अगर फोर्स जीरो हो गया तो टेंशन भी जीरो आता है। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट बोले तो हमें टेंशन बिना सोचे क्या लिखना है, जीरो, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना। और एक्सेलरेशन दिया मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी है, और लिफ्ट ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहेगा तो हम फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एम इंटू जी प्लस ए। ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस करना होता है। वो अभी मैं आपको बताऊँ। सेकंड केस क्या है, लिफ्ट है, यहाँ पे वेइंग मशीन है, हमें वेइंग मशीन रीडिंग पूछा, एफ इक्वल टू, और लिफ्ट जा रहा है नीचे, ए एक्सलेशन क्या आएगा, एम इंटू जी माइनस ए। वेइंग मशीन का रीडिंग पूछ लेते हैं। सेम सेम आंसर आता है मंकी के केस में। ये एक रोप है, ये एक दीवार है अपने, ये क्या रूफ है, और ये अपनी रोप है, और यहाँ पे अपना प्यारा सा एक मंकी है, ये ऊपर चढ़ रहा है ए एक्सलेशन से। इसका आंसर भी क्या आएगा, ये, ठीक है, ये मास ऑफ मंकी होगा। और सेकंड केस में क्या होगा, ये मंकी है फिर से, या वो ऊपर से नीचे उतरने लग गया ए एक्सलरेशन से, इसका भी आंसर ये आता है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट केस देखना है। मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट केस जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये ब्लॉक, ये सब ब्लॉक है, ऐसा अपने ट्रायंगुलर ये है स्लोप है, और इसके पे हमने ब्लॉक रखा, ठीक है। अब मैंने आपको सबसे पहले बोला था ए इज इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या आता है, जी साइन थीटा आता है यहाँ पे, नॉर्मली ब्लॉक अगर छोड़ दिया तो। जैसे फोर्स बोला था ना, मतलब फोर्स मतलब क्या, अपना ग्रेविटी का एम जी साइन थीटा आता है, तो फोर्स ये आया तो डिवाइडेड बाय मास करके एक्सप्रेशन आएगा ना, इसलिए जी साइन थीटा है, ठीक है, ये जी साइन थीटा आता है। तो इस केस में हमें क्या करते हैं, पीछे से हम फोर्स दे रहे हैं, फोर्स देंगे तो इसका मतलब एक्सलेशन आएगा, फिर जैसे ए एक्सलेशन से गया तो हमें क्या बोलते हैं, ये एक्सलेशन बताओ हमें। तो यहाँ पे एफ बी डी सब सॉल्व करके आंसर आता है, वो हमें डायरेक्ट याद रखना है। बहुत बार लगता है ए इक्वल टू जी टेन टी, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इक्वल टू जी टेन टी आता है, ठीक है। और वही इसी केस में हमें नॉर्मल रिएक्शन पूछते दो सबसे चीज़, ये एक्सप्रेशन और नॉर्मल रिएक्शन आ गए, फिर एफबीडी निकाल के हम बाकी भी निकाल सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एफबीडी का भी बता दूंगा, एफबीडी कैसे बनाते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट आए तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एम जी बाई कॉस थीटा, वन बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो एम जी सेक थीटा, ठीक है। थीटा कौन सा है, ये वाला थीटा है, ठीक है। ये वीडियो बना के कैसे सॉल्व करना वो भी बता दूंगा। जैसे कि हम यहाँ से लेते हैं, फिर यहाँ पे भी थीटा आता है, फिर ये एम जी साइन थीटा कॉस थीटा सब करके आता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा अगर आप चाहे तो। अभी हम बस डायरेक्ट क्वेश्चन, टाइम बचाने के लिए सब डायरेक्ट देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे हैं याद करने के लिए, हमें मतलब क्विक रिविजन करें, ठीक है। तो इसमें ये हो गया पहला केस, और सेम सेटअप है, एम है, ये जी साइन थीटा होगा इसका एक्सप्रेशन नॉर्मली, और हमने इस बार ढकल रहे अपोजिट साइड से, तो यहाँ पे अपोजिट साइड से ढकल रहे तो एक्सप्रेशन यहाँ पे आता है जी कॉट थीटा, डायरेक्ट याद रखना है, ये एक्सप्रेशन आता है जी कॉट थीटा, ठीक है। इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर देंगे। और ये सेम केस ऐसा आता है कि हम एक गाड़ी है, गाड़ी में हमने पेंडुलम रखा, ठीक है, गाड़ी में हमने एक पेंडुलम का थीटा एंगल के साथ, ये पेंडुलम गाड़ी के साथ जा रहा है, गाड़ी जा रही है सामने, मान लीजिए ऐसे सामने जा रही है, तो हमें क्या पूछते हैं, एक्सप्रेशन पूछते हैं। पेंडुलम वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, आई होप आपने देखा होगा। ये तो यहाँ पे भी आंसर क्या आता है, जी टेन थीटा ये आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन पूछते हैं, और यहाँ पे टेंशन पूछेंगे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी ना पूछेंगे, तो यहाँ पे टेंशन पूछेंगे, टेंशन आएगा एम जी बाई कॉस थीटा, ठीक है। सेम आंसर आता है, ठीक है। बस केस अलग है, तो हमें केस याद रखना है, ये अपना स्लोप वाला केस और ये अपना गाड़ी में पेंडुलम वाला केस। इसके आंसर ऐसे नहीं, एम क्या होगा, इसका मास होगा, अब आपको समझ रहा होगा।
थेराटिकल कुछ क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद हम देखेंगे स्प्रिंग। सबसे पहले थर्ड लॉ कुछ मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ वो उसके बारे में थोड़ी बात करूँगा, और जो थेराटिकल क्वेश्चन आते हैं लॉ पे वो बात करूँगा। अब हमें क्वेश्चन आता है कि अपना अपना जो ऐसा कौन सा लॉ है जिससे हम बाकी दो लॉ डिराइव कर सकते हैं। न्यूटन के 3 लॉ है, तो उसमें से ऐसा कौन सा लॉ है जिससे हम बाकी दो लॉ डिराइव कर सकते हैं। तो उसका आंसर होता है सेकेंड लॉ, क्योंकि सेकेंड लॉ हमने क्या देखा, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो इससे हमें पता चलता है फोर्स का डेफिनेशन भी इससे ही पता चल जाता है। फोर्स मतलब क्या होता है, चेंज मोमेंटम अपॉन टाइम। तो सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी और थर्ड लॉ भी करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो भी याद रखना है। और एक और क्वेश्चन आता है मोमेंटम कंजर्व करने के लिए कौन से लॉ से हमें पता चलता है कि मोमेंटम कंजर्व हुआ है। तो इसका आंसर आता है मोमेंटम कंजर्व का आता है सेकेंड लॉ, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। सेकेंड एंड थर्ड लॉ की मदद से हमें क्या पता चलता है, मोमेंटम कंजर्व। मतलब ये दो लॉ का यूज करके हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब एफ एक्सटर्नल की वजह से वो जो मोमेंटम कंजर्वेशन वो वाला। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें याद रखने। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हैं, और सेकंड और थर्ड लॉ का हेल्प से हमें पता चलता है मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद अब हमें देखना है स्प्रिंग। स्प्रिंग कटिंग और स्प्रिंग वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्प्रिंग का हम देखेंगे अपना क्या बोलेंगे सीरीज पैरेलल वाला सीरीज देखेंगे। उसके बाद स्प्रिंग कटिंग वाला देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक ब्लॉक है इस ब्लॉक पे एक ऐसी स्प्रिंग लगी है, एक ऐसी स्प्रिंग लगी है। ठीक है, K1 है, K2 है, M मास का ब्लॉक है। और दूसरा क्या होगा, ए सेम ब्लॉक है, यहाँ से स्प्रिंग लगी है K1 की, ऐसे स्प्रिंग लगी है K2 की, M मास है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी कॉन्टैक्ट देखना है। अब कॉन्टैक्ट ये दो स्प्रिंग का कॉन्टैक्ट, इसको भी दो स्प्रिंग का कॉन्टैक्ट है ये, तो ये दोनों भी क्या होंगे इन दोनों का क्या होंगे, हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, ये होता है पैरेलल, ये होता है पैरेलल स्प्रिंग कनेक्शन, और ये होता है ये भी पैरेलल में यहाँ आता है। कॉन्टैक्ट देखना होता है, पैरेलल होता है। तो इसका आंसर क्या आता है, के इक्विवेलेंट। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना होता है, ये अगर डायरेक्ट ऐड करेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखना होता है। यहाँ पे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो इसका भी आंसर यही आएगा। ठीक है, अब तो बाद में हमें देखना है सीरीज मतलब क्या, कॉन्टैक्ट। आप सब गेम कॉन्टैक्ट है। आप देखिए यहाँ पे एक ही दो स्प्रिंग है, मगर कॉन्टैक्ट एक स्प्रिंग का है ना, तो यहाँ पे आंसर कम आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, के इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ठीक है, ये आता है आंसर। तो हमें ये क्या था, ये था सीरीज, ये था पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल में कॉन्टैक्ट देखें, दो कॉन्टैक्ट है तो आंसर ज़्यादा है। हमें पता चलना चाहिए कि दो स्प्रिंग से एक साथ खींचेंगे तो ज़्यादा के इक्विवेलेंट लगे ना, अगर हम कॉमन सेंस का यूज़ करें तो ये याद करने के लिए आसान होगा। अगर दो स्प्रिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो K1 प्लस K2 होगा, और दो स्प्रिंग सीरीज में एक ही कॉन्टैक्ट है तो आंसर कम आना चाहिए। तो कम आना चाहिए, कैसे कम आएगा, ऐसे आएगा K1 K2 बराबर K1 प्लस K2 आएगा के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है स्प्रिंग कटिंग। स्प्रिंग कटिंग का एकदम आसान होता है, एकदम मज़ा आता है स्प्रिंग कटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहले मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ये हमने बीच में से कट किया, ये इस साइड से इसका लेंथ x है, इस साइड से y है, और ये मान लीजिए K1 है, ये K2 है, और हमें K1 पूछा तो हम कैसे निकालेंगे K1। और इसका नॉर्मली पहले ये K1 बाद में होना, कट करने के बाद इसका K1 आएगा, ये इसका कॉन्स्टेंट है, इसका K2 आएगा। तो अब नॉर्मली विदाउट कटिंग इसका मान लीजिए K था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, K1 का आंसर क्या आएगा, इन दोनों का सम करना है x प्लस वाई, और जो हमारा नॉर्मल पहले कांस्टेंट था वो लिखना है, डिवाइडेड बाई जिस साइड का चाहिए K1 चाहिए तो ये वाला लेंथ लिखिए x। सिमिलरली K2 क्या आएगा, लेंथ का एडिशन x प्लस वाई, अपना कांस्टेंट पहले वाला, और यह साइड का लेंथ y, ऐसे। ये हमें याद रखना है, K1 K2 कटिंग के बाद क्या क्या कांस्टेंट है उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। अब सबसे फास्ट, अब ये हो गया, इससे टाइम लगेगा हमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और कभी कभी यूज़ भी करना पड़ता है, और कभी कभी स्टैंडर्ड केस आता है। जैसे कि ये स्प्रिंग है, इक्वल पार्ट्स में कट किया वाला केस आएगा। मान लीजिए स्प्रिंग है, इक्वल दो पार्ट्स में कट किया। ठीक है, पहले इसका कांस्टेंट था, पहले फिर से इसका पहले कांस्टेंट था K, इसे मान लीजिए इक्वल दो पार्ट्स में कट किया, इसका पहले K था, तो इंडिविजुअल पार्ट का, इस पार्ट का K1 क्या आएगा, 2K आएगा, इसका क्या आएगा, 2K आएगा। मतलब लेंथ आधा करते हो तो कांस्टेंट डबल हो जाता है। सिमिलरली मान लीजिए 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो इसका क्या आएगा, 3K 3K 3K। अब 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो आप बताओ क्या आएगा, 1 2 3 4 4K 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 4K। इक्वल पार्ट्स में कट करने पे क्या होता है, जितने पार्ट्स में करोगे उतने टाइम्स K हो जाता है। अब दो पार्ट्स में क्या था, 2K 3 पार्ट्स में 3, अब वैसे 5 पार्ट्स में करेंगे 5K ऐसा आएगा। ठीक है, ये जल्दी करने का ट्रिक होता है। अब फॉर्मूला से एक बार आपको बता देते, मान लीजिए इसका भी लेंथ क्या आएगा, सेम आया, इसका भी वन लेंथ मान लीजिए, इसका भी वन लेंथ मान लीजिए, एक से कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, इन दोनों का ऐड करना है लेंथ का, 1 + 1 इंटू पहले वाला कॉन्स्टेंट क्या था K, डिवाइड हम इस साइड का चाहिए तो 1, इसका आंसर क्या, 1 + 1 2 2K आया ना।
फॉर्मूला से भी आता है, मगर ये हम डायरेक्ट करेंगे, ये भी इसका भी वैसे आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी करने का था। और उसके बाद स्प्रिंग कटिंग का एक और आता है, स्प्रिंग कट कर देते हैं, फिर स्प्रिंग कट करने के बाद हमें एक्सटेंशन पूछते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन दिखता है नीट में, बहुत बार पे आ चुका है, जेईई में भी आ चुका है। ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मल कटिंग देखें, फिर स्ट्रिंग कटिंग देखेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले नॉर्मली अगर हम कट करते हैं तो टेंशन दिखते हैं। अब जिसके मैंने ये डायरेक्ट कट कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग। तो तो नॉर्मल जैसे कि हमने अभी देखा था, जैसे मैंने बोला आपको ये है, ये है, एम है, एम है, तो यहाँ पे टेंशन कैसे आता है हमने देखा था। जैसे कि अगर नॉर्मली हमने को पता जैसे यहाँ पे टू एम जी आता है वो, तो उस हिसाब से जब हम कट कर देते हैं तो फ्री फॉल होगा, वो हमें देखना है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कट कर दिया तो यहाँ पे टेंशन क्या आएगा, बाद में 0 आएगा। ठीक है। और ये इसका इसका और स्प्रिंग का अलग होता है। वो कैसे अलग होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आई होप आपको समझा। अभी यहाँ पे मैंने कट कर दिया, इसका पहले टेंशन मान लीजिए T1 था, मान लीजिए T2 था, ये कट किया था। कट करने के बाद इसका टेंशन क्या आएगा, 0 आएगा। और इसका क्या आएगा, यहाँ पे टेंशन रहेगा, क्योंकि हमें मैंने क्या बोला था आपको, नीचे देखना है। अभी कट करने के बाद नीचे का कोई ये नहीं आता, स्ट्रिंग ही नहीं रहा, तो टेंशन 0 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं। इसके नीचे मगर अभी भी एक ब्लॉक है ना, तो यहाँ पे MG आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ही कट कर दिया हमने डायरेक्ट, यही से कट कर दिया। अब नीचे देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग का यहाँ पे जो सपोर्ट था वही नहीं रहा ना, तो यहाँ का भी टेंशन 0, यहाँ का भी टेंशन 0। यहाँ पे क्या होगा, फ्री फॉल होगा, ये भी जी से निकलेगा, ये भी जी से गिरेगा। मगर स्प्रिंग के केस में अलग होता है। स्प्रिंग में के केस में एकदम आसान सा फॉर्मूला आपको बताऊंगा, वो फॉर्मूला याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है M1 है, ये दूसरी स्प्रिंग है ये M2 है, और हमने क्या कर दिया, एक बार स्ट्रिंग यहाँ से कट करेंगे और एक बार यहाँ से करेंगे, यहाँ से कट कर दिया। अब स्ट्रिंग कट करने से पहले, अब हमें स्ट्रिंग कटिंग का क्वेश्चन आएगा, स्ट्रिंग कट करने से पहले हमें नॉर्मल टेंशन लिखना है। यहाँ का टेंशन क्या है, नीचे क्या है, M1 M2, तो यहाँ का टेंशन में जैसे आपको पता है M1 + M2 × G आएगा। ठीक है, यहाँ का टेंशन क्या आएगा, M2 × G। ठीक है, तो अब हमें पूछेंगे स्ट्रिंग कट करने के बाद, एक्सटेंशन पूछेंगे ऑफ ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ये सब पूछेंगे। ठीक है, तो अब हमें अगर उस मान लीजिए पूछा एक्सटेंशन ऑफ ब्लॉक M1, तो सबसे पहले वो एक्सटेंशन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। टी कटा जो हमने स्ट्रिंग काटा, जो टेंशन वाला ये काटा आपने, स्प्रिंग काटा, उसका डिवाइडेड बाय मास, जिसका हमें एक्सटेंशन चाहिए, जिसका एक्सलरेशन चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अब कौन सा स्ट्रिंग काटा, ये वाला, तो इसका टेंशन क्या था, ये क्या टेंशन ही था ना, M1 + M2 × G। टी कटा, इसका टेंशन ये था, और मैंने एक्सप्रेशन पूछा है आपको M1 का, तो डिवाइडेड बाय M1, ये आएगा एक्सप्रेशन इसका। इसे सॉल्व करेंगे। और सिमिलरली अब मैं यहाँ से काट दो, ये भूल जाइए, यहाँ से काट दो, तो टी कटा, इसका टेंशन क्या था, M2G डिवाइडेड बाय मास। M2 का हमें पूछा एक्सप्रेशन, तो जिस मास का एक्सप्रेशन पूछा वही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय M2। तो M2 कट गया तो G, इसका मतलब क्या है, इस स्ट्रिंग काटे तो फ्री फॉल हो जाएगा, G से निकल गिर जाएगा वो। ठीक है, अब हमें देखना है ये स्प्रिंग का हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये फॉर्मूला था इस चीज़ में, इस फॉर्मूला से सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टी कटा डिवाइडेड मास। एक बार सब होने के बाद मैं बाद में आपको सब मतलब जो की फॉर्मूला था वो याद, वो भी हम लास्ट में आपको बता दूंगा, जो की फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमने जो मैंने आपको जैसे बोला था 90% केस में क्या आएगा, अपना मास कांस्टेंट आएगा। मास कांस्टेंट कहाँ पे बोला था मैंने आपको, यहाँ पे बोला था क्या, 90% केस में क्या मास कांस्टेंट होगा। अब हमें लास्ट में क्या देखना है, वेरिएबल मास वाले कुछ क्वेश्चन देखने हैं, कुछ केस देखने हैं। ठीक है, तो अभी हम वो देखेंगे। तो F वेरिएबल मास वाला, तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बोला था, F वेरिएबल मास का dm/dt आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मास क्या होगा, चेंज होगा, वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक होता है λ/v², लैम्डा का होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है, और ये होगा वेलोसिटी का स्क्वायर। और इसका एक और फॉर्मूला होता है ρ/a/v²। वेरिएबल मास का फोर्स अगर हमें पूछे तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी जो दी होगी डिवाइडेड बाई चेंज इन मास पर यूनिट टाइम, या फिर लिखेंगे अपना m/l मास पर यूनिट लेंथ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं ρ/v²। ठीक है, लैम्डा को मास डेंसिटी कहते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन आते हैं। जिसके अब हमें आता है बुलेट का क्वेश्चन। एक अपना प्लैंक है और गन से हम खट्टा इस पे बुलेट मार रहे हैं, तो इस पे हमें क्वेश्चन आता है। तो उसका अब बुलेट मार रहे तो यहाँ पे फोर्स, जो भी फोर्स होगा वो क्या आएगा, N × M × V/T। इन क्या होगा, नंबर ऑफ एम क्या होगा अपना, नंबर ऑफ बुलेट्स। ठीक है, मास क्या होगा,
मास क्या होगा अपना बुलेट का मास, और वेलोसिटी क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी, और टाइम होगा टाइम कितने टाइम में हमें होगा। तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आया और हमें फोर्स पूछा या फिर थर्स्ट पूछा कितना लग रहा है, तो हम क्या देखेंगे नंबर ऑफ बुलेट्स, कितने बुलेट्स है, उन एक एक बुलेट का मास कितना है ग्राम में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे गेम होता है यूनिट का, वहाँ पे हमें बुलेट का ग्राम में मास दे देंगे, तो हमें ग्राम को ऐसा यूनिट में मतलब केजी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, वो भी अगर आपको नहीं आता तो मैं नेक्स्ट में आपको बता दूंगा सब कन्वर्जन कैसे हम इजीली कर सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ बुलेट्स मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय टाइम, इससे हम क्या निकालेंगे फोर्स निकालेंगे जब भी बुलेट वाला जो केस होगा उसमें। ठीक है, ये देख लिया हमने पहला क्वेश्चन, और बाद में आता है रॉकेट वाला क्वेश्चन। रॉकेट वाला क्वेश्चन सबको रॉकेट वाला क्वेश्चन मुश्किल लगता है मगर बहुत आसान होता है, बस एक ही फॉर्मूला है वो याद रखो, सारे रॉकेट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एफ थ्रस्ट पूछ लेते हैं हमें, फोर्स मतलब थ्रस्ट पूछ लेते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा वी डी एम बाई डी टी, जैसे मैंने आपको अभी पीछे इधर बताया था अपना वेरिएबल मास के लिए, इज इक्वल टू क्या आएगा एम इंटू जी प्लस ए। अब ये फिर से आ गया, देखिए ये रॉकेट था, ये रॉकेट ये गैस की वजह से ऊपर जा रहा है अपना, जो भी उसके अंदर फ्यूल है उसकी वजह से ऊपर जा रहा है, अभी ऊपर जा रहा है ए एक्सलेशन से। अभी मैंने आपको लिफ्ट वाला और मंकी वाला केस बताया था, फिर से सेम फॉर्मूला आ गया। तो रॉकेट का कोई भी क्वेश्चन हो, ये फोर्स थ्रस्ट जो भी है इज इक्वल टू वी वेलोसिटी चेंज इन मास इज इक्वल टू मास इंटू जी प्लस ए से आ जाएगा। ये मास कौन सा होता है फॉर गिवन टाइम, अगर जिस टाइम में भी हम फॉर गिवन टाइम मतलब क्या होता है, जो रॉकेट होता है ना उसमें जो फ्यूल के अलग अलग टैंक होते हैं, तो हर एक स्टेप में एक टैंक निकल जाता है तो मास कम हो जाता है, तो हम जिस टाइम पे पूछे उस टाइम का मास डालना है यहाँ पे हमें, और जी तो जी है और एक्सप्रेशन जो दिया होगा वो लिख लेंगे। ठीक है, इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना ये मुश्किल क्वेश्चन जब होता है तब ये ऐसा करते हैं, नॉर्मली डायरेक्ट जो गिवन मास है उससे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जो आसान क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, इसका रॉकेट का कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और वेरिएबल मास का कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया, वैसे क्या करते हैं अपना जो वॉल्यूम देख के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम देते हैं और फोर्स थ्रस्ट पूछ लेते हैं, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ऐसे ही याद रख लीजिए रो वी स्क्वायर बाई ए टी स्क्वायर। इसका भी यहाँ पे वी क्या है वॉल्यूम है, ये क्या है डेंसिटी है, ये क्या एरिया है, और टी क्या है टाइम है। ठीक है क्या क्या है वो याद है, यहाँ पे वी वेलोसिटी मगर यहाँ पे वॉल्यूम है, या इसलिए यहाँ पे रो ए वी स्क्वायर आया था। ठीक है, यहाँ पे भी एरिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, लो क्या होता है डेंसिटी होता है, सब याद रखिए। ये जिसकी अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था फॉर गिवन टाइम। ठीक है अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट देखने हैं और थर्ड लॉ देखना है हमें। सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, लास्ट में आपको थर्ड लॉ बताया, जैसे कि आप एफ बी डी, अगर जब भी हम एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे तो यहाँ पे एफ बी डी में हमेशा एक चीज़ आती नहीं है, जब भी हम एफ बी डी बनाएं तो हमें बॉडी पे लगने वाले से फोर्स दिखाने वाले थे, बॉडी दूसरे पे जो फोर्स एग्जर्ट करता है वो हमें नहीं दिखाना, सिर्फ बॉडी पे लगने वाले फोर्स दिखाने हैं, बॉडी किसी और पे जो फोर्स एग्जर्ट करता है वो हमें नहीं दिखाना, बॉडी पे लगने वाले फोर्स दिखाना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफ बी डी में हम सिर्फ बॉडी पे लगने वाले फोर्स दिखाते हैं। ठीक है, बॉडी जो दूसरों पे फोर्स लगाते हैं वो नहीं दिखाते। ठीक है, और फिर टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन हमेशा बॉडी से क्या लगता है अवे, टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगता है, और नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स बॉडी लगता है। ठीक है, ठीक है, हाँ आई होप आपको समझे, ये दो चीज़ें हमें ये बी में काम आती है, ये बी निकालते हो। ओके, अब हमारा लास्ट पार्ट जो बचा था थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ की कुछ चीज़ें, अब थर्ड लॉ तो सब टेंथ में पढ़ा ही होगा। थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वहाँ पे हमें क्या कहते हैं, जो थर्ड लॉ होता है ना वो क्या बोलते हैं एक्शन, यहाँ पे फोर्स का पेयर होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तो वो क्या बोलते हैं जो अपना एक्शन और रिएक्शन है वो सेम ही बॉडी पे, मतलब अगर एक्शन और रिएक्शन का पेयर होता है सेम ही बॉडी पे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है, तो एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है वो सेम बॉडी पे नहीं लगता। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें क्वेश्चन में क्या दिखेगा, एक्शन और रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी पे लग रहा है, तो हमें वो सेम वर्ड पकड़ना है, अगर सेम है तो वो गलत है, तो स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब क्या है, एक्शन रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता। ठीक है, तो जो आप कुछ अपने कैरेक्टर होते हैं अपने, तो एक्शन रिएक्शन पेयर के दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं। अगर एक्शन जो हमने लगा है इस साइड है तो रिएक्शन हमें अपोजिट साइड में आएगा। ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दोनों का नेचर क्या होता है, सेम नेचर के लगते हैं और वो एक साथ लगते हैं। तो थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे एक्शन रिएक्शन पेयर आते हैं, दोनों सेम नेचर के होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि सेम ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन नहीं लग सकता। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे ब्लॉक दिखाऊँ,
ठीक है। तो ब्लॉक हमारे टेबल पे ब्लॉक नीचे mg लगा रहा है तो हम कहेंगे ये नॉर्मल रिएक्शन है, और हम अगर कह दें नॉर्मल रिएक्शन और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा सकते। तो ये m है और m अगर नीचे mg लगा रहा है तो यहाँ पे रिएक्शन पेयर कहाँ से आएगा, जो अपना अर्थ है, इसकी टेबल के नीचे अर्थ होगा ना, अर्थ यहाँ से mg लगाता है, ये आएगा एक्शन रिएक्शन पेयर, ना कि n और mg। आई होप आपको समझा होगा। तो ये थर्ड लॉ देखा हमने, थर्ड लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट लॉ में जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट लॉ क्या बताता है हमें, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, और थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, क्रिएशन ऑफ फोर्स। ये PYQ यूनिट का देख लेना, क्रिएशन ऑफ फोर्स हमें थर्ड लॉ से पता चल जाता है, ठीक है। और उसके बाद और इसके बाद हमने यहाँ तक देखा, और कुछ एडवांस के क्वेश्चन वो सब और कुछ याद करने वाली चीज़ें, एक स्टैंडर्ड केस होता है वो आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये मान लीजिए m मास है, कैपिटल M, ये इसका अपना स्लोप का m मास है, कैपिटल M, ऊपर ब्लॉक रखा छोटू m मास का और ये यहाँ पे है, और इसको एक स्ट्रिंग बांध दी और यहाँ से एक m0 मास जा रहा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछ लेते हैं, हमें पूछ लेते हैं इसका वैल्यू कितना है। तो इसका वैल्यू क्या आता है, सब सॉल्व करने के बाद, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था इक्वल टू क्या आता है, जी tan थीटा ना, तो ए क्या आएगा, एफ नेट डिवाइडेड बाय मास टोटल, है ना, एफ फोर्स बाय मास, एक्सप्रेशन का जिसमें बोलता था आपको फोर्स भगाने वाला रोकने वाला बाय टोटल मास, इज इक्वल टू क्या आएगा जी tan थीटा, अपना जी tan थीटा आएगा। जैसे मैंने आपको अभी पिछली बार बोला था ना, अपना वो सब केस बोला था ना, जहाँ पे भी जी tan थीटा अपना स्लोप वाला केस बोला था, वो हर जगह जी tan था, फिर से वो अपना गार्डन में हमने वो पेंडुलम रखा था, वो जी tan थीटा आया था, वैसे यहाँ पे भी जी tan थीटा ही आता है ना। तो ऐसे क्या होगा, एफ नेट डिवाइडेड बाई जी एफ टोटल मास का आंसर क्या है, जी tan थीटा। इसका यूज़ करके जब हम ये सब सॉल्व करेंगे, भगाने वाला माइनस रोकने वाला ये सब करेंगे, तब m0 का वैल्यू क्या आता है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। और इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, अपना आइडेंटिटी लगाएंगे मैथ्स वाला, तो इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m, आपको शायद दिख नहीं रहा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस 1, ठीक है। यह आपको समझा होगा, ये इसका ऐसा क्वेश्चन आता है, तो एक्सप्रेशन इसका यूज़ करके सब सॉल्व करके ये आंसर आते हैं। आपको चाहिए तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, आप फिर डेराइव कर लीजिए, चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डेराइव करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप एक बार क्विकली अब तक जो मैंने आपको बताया वो सब एक बार उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। तो हमने शुरुआत की थी यहाँ से, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हमने यहाँ से शुरुआत की थी, तो सबसे पहले हमने आप NLM का फर्स्ट लॉ बोला था, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मैं बस इंपॉर्टेंट क्या है वो बता रहा हूँ। और फोर्स का अगर सेकंड लॉ पूछे, सेकंड लॉ क्या है, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट बोलेंगे सेकंड लॉ क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यहाँ पे हम डायरेक्ट में नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका हेल्प करने से ही, इसकी मदद से ही हम ये सब डेराइव करते हैं। हमने आपको पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे इनर्शिया से हमने रिलेट करके किया था, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके ग्राफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो बताए थे मैंने। यहाँ पे जैसे आपको स्ट्रेट लाइन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको रिलेट हुआ होगा। फिर मैं कुछ केस बताए थे, दीवार पे बॉल फेंकने वाला केस, फिर दीवार पे बॉल फेंक के वापस आने वाला केस। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या मोमेंटम का चेंज निकल के टाइम से डिवाइड कर देते। फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन में हमने आपको नहीं देखा ही होगा, यहाँ पे हम क्या, अगर एंगल यहाँ से दिया होता है एक बार, यहाँ से दिया होता है, अगर यहाँ से दिया होगा तो कॉस थीटा आएगा, यहाँ से दिया होगा दीवार से दिया होगा तो साइन थीटा आएगा। फिर जैसे मैंने टेंशन के लिए बताया, नीचे क्या है वो देखना होता है, यहाँ पे नीचे 3 थे तो 3 आ गए यहाँ पे, और नॉर्मल डायरेक्शन में ऊपर क्या है वो देखना होता है, तो यहाँ पे m1 था तो m1 आया, यहाँ पे m1 और m2 2 थे तो m1 प्लस m2, यहाँ पे 3 थे तो 3 आ गए ऐसे। और एक्सेलरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, भगाने वाला माइनस रोकने वाला बाई टोटल मास, ये क्या होता है, फोर्स होता है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखने को बोला, अगर आपको ये पता है तो आप ये दोनों निकाल सकते हैं। तो अगर इसका 90 आया एंगल तो साइन 90 1 आता है, तो 2m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू जी। और इसका एक 90 और एक 0 आता है, तो इसी वजह से m1 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये फास्ट करने का तरीका बताने वाला, ये वाला क्वेश्चन आता है, फुर्सत तो बीच का टेंशन पूछ लेते हैं। फिर ये वाला जो मैंने पुली का जो भी जंगल होता है वो बताता है, जंगल वाला क्वेश्चन वो बताया था, एक्सप्लेन किया था। इसका भी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। और जो आपका फास्ट सॉल्व करने का ट्रिक बोला था वो कौन सा वाला, ये वाला, ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद फिर से एक केस आया लटकाने वाला, और ये वाला, तो लटकाने वाला मतलब क्या है, पे नीचे क्या है देखेंगे और यहाँ पे ऊपर क्या है देखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन वाला और ये टेंशन वाला। पॉइंट पे बस सारा खेल लेंथ का, लेंथ निकालना होता है हमको, डायरेक्ट दिया हो तो डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं दिया हो तो माइनस करके लिख देंगे, ठीक है।
फिर जो ज़्यादातर हमें क्वेश्चन देते हैं और आसान होते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते, आसान होते, डायरेक्ट सॉल्व करने होते हैं। मंकी लेफ्ट हो गया तो डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे रहे तो माइनस। और फिर ये अपना ये भी अपना क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड केस बताया, एक्सेशन जी tan थीटा हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन एम जी बाई कॉस थीटा उसको एम जी सेक थीटा रहता है। ये सब आपको डायरेक्ट याद रखना है अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स दिए तो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दे दिए तो क्या आता है, कॉट थीटा आता है। और फिर कुछ थ्योरेटिकल मैंने आपको बताया, सेकेंड लॉ से अपना सेकंड और थर्ड लॉ से हमें मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन पता चलता है, और सेकंड लॉ की मदद से हम फर्स्ट और थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हैं, ये बताया। फिर सीरीज पैरेलल में होता है तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट देखते हैं, एक दो कॉन्टैक्ट तो डायरेक्ट ऐड हो, कॉन्टैक्ट ज़्यादा तो वो ज़्यादा कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्टैक्ट एक है तो कम आना चाहिए तो K1 K2 K1 से याद रखने के तरीके होते हैं। और फिर यहाँ पे जैसे मैंने एक से लें दो ये फॉर्मूला बताया, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे ट्रिक बताया मैंने, इक्वल पार्ट्स में जब भी कट होता है तो क्या होता है, जितने पार्ट्स में कट किया उतना कांस्टेंट आ जाता है। अगर ये 2 पार्ट में गया तो 2 के 3 पार्ट में 3 4 पार्ट में 4 के। आई होप आपको ये भी समझा होगा। फिर स्ट्रिंग कटिंग देखा, स्ट्रिंग कटिंग और स्प्रिंग कटिंग देखा। डायरेक्ट स्ट्रिंग कट करते हैं तो अलग केस आता है, स्ट्रिंग और स्प्रिंग कट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, टी कट्टा डिवाइडेड बाय मास होता है। और उसके बाद वेरिएबल मास वाला सब कैसे डायरेक्ट फार्मूला याद रखना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रॉकेट वाला, बस ये फार्मूला याद रखो, रॉकेट वाले सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यहाँ पे एम फॉर गिवन मास फॉर गिवन टाइम होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये सब बताया मैंने। और फिर लास्ट में कुछ अपने जो एडवांस में कुछ क्वेश्चन आते हैं वो वाले देखे, वो कैसे डेराइव होता है वो बताया, डायरेक्ट स्टैंडर्ड उसका आंसर बता दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी चाहिए तो डेराइव कर देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सब समझोगा। आप बस आपका एक ही काम है, आपको फिर से बिना देखे सब एक बार लिखना है और डायरेक्ट PYQ सॉल्व करने हैं, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।